हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में स्वागत है। मैं प्रवेश सिंह, जैसा कि आपको क्या पढ़ा रहा था, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और इसी क्रम में हम मोहम्मद बिन कासिम और जजिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन सा आक्रमणकारी आता है? मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आता है, तो उसके लगभग 300 सालों बाद कौन आता है? मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसे रखिए, 300 सालों बाद कौन आता है? मोहम्मद गजनवी, 1000 एडी में। ठीक, तो आज हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अच्छा, मोहम्मद गजनवी को बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए कि मोहम्मद गजनवी का नाम था महमूद। क्या नाम था? मोहम्मद गजनवी नहीं था, मोहम्मद गजनवी का नाम क्या था? महमूद। ठीक, और यह गजनी वंश का था और गजनी इसकी राजधानी भी हुआ करती थी। तो गजनी वंश का होने के नाते इसको या और गजनी वंश का भी था, और इसके बाद गजनी इसकी राजधानी भी थी, तो इसलिए इसको क्या कहते थे? महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनी, गजनवी नहीं, गजनी, महमूद ऑफ गजनी। इंग्लिश वाले किताबों में आप देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी कहीं नहीं लिखा रहता है, वहां लिखा रहेगा महमूद ऑफ गजनी, वहां ये लिखा मिलेगा। और यही महमूद ऑफ गजनवी धीरे धीरे इसको मोहम्मद गजनवी हम लोग कहने लगे। ठीक है, इसी इसी प्रकार आप देखेंगे मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे तो गोरी जो है कोई नाम नहीं है। गोरी एक गोर, एक क्षेत्र है अफगानिस्तान का। जैसे गजनी भी अफगानिस्तान का एक क्षेत्र, गजनी एक प्रांत है अफगानिस्तान में। ठीक, उसी प्रकार से गोर, GWOR कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं GHOR लिखा रहता है, तो ये तो अलग चीज है। गोर एक अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है। मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद गोरी नहीं था। समझ रहे हैं? मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद गोरी नहीं था। मोहम्मद गोरी का नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो आपको इससे क्या है काम? मतलब इसको दिमाग में नहीं रखना है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इससे क्या है काम? किसका नाम था? मोहम्मद गोरी का। लेकिन आपको दिमाग में एकदम नहीं रखना है, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी, गोर अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है वहां से। ठीक, तो इसी प्रकार महमूद ऑफ गजनी, गजनी वंश का था। गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी एक प्रांत है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने अभी इधर मत देखिए, अभी पहले गजनी वंश देखिए, गजनी वंश से कैसे मोहम्मद गजनी भी आया। देखिए गजनी वंश मैंने लिखा है। अच्छा, गजनी वंश के संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। क्या है नाम इनका? गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन, यही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक, अच्छा, इनकी राजधानी क्या है? गजनी। जैसा कि आप जानते ही हैं इनकी राजधानी क्या है? गजनी। संस्थापक अल्पतगीन, राजधानी गजनी। अच्छा, अल्पतगीन के बाद कई शासक आते हैं। गजनी वंश में अल्पतगीन के बाद कई शासक आते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने केवल क्या लिख दिया है? कुछ अन्य शासक। लेकिन और बाद में एक शासक आता है सुबुक्तगीन, ये इंपॉर्टेंट है। सुबुक्तगीन, इसी सुबुक्तगीन के दो बेटे रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा बेटा रहता है उसका नाम रहता है महमूद। तो सुबुक्तगीन क्या करता है कि अपने बड़े बेटों को, अपना सारा साम्राज्य बड़े बेटों को सौंप देता है। ठीक, तो इसको लेकर महमूद और तमाम लड़ाइयां होती हैं, फिर महमूद जीतता है। इस कहानी में आपको नहीं जाना है। ठीक है, बस आप इतना जानिए कि फिर महमूद को ये नहीं देता है, महमूद जीत कर आता है, इसका छोटा बेटा। तो सुबुक्तगीन का छोटा बेटा महमूद, ठीक, ये जो है जीत उठ कर फिर गजनी वंश का राजा बनता है। ठीक, अच्छा, इनकी जो आप देखिए, यहाँ देखिएगा कि मैं अब एक नक्शा छोटा सा बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये देखिए, देखेंगे तो समझ में आएगा बात। ये भारत का मैप मान लीजिए है। ठीक, अब यही उत्तर पश्चिम है, देखिए यही उत्तर पश्चिम है। ठीक, तो यहीं पे रहता है आपका भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, यही है काबुल। तो यहीं पे रहते हैं हिंदू राजवंश, हिंदू शाही राजवंश लोग यहीं पे रहते हैं। ठीक,
और ये हिंदू शाही राजवंश का क्षेत्र जो है इधर उत्तर पश्चिम से इधर होते हुए इधर काबुल तक रहता है। माने काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। इधर काबुल तक रहता है और उसी काबुल के बगल में गजनी वंश भी रहते हैं सब। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पटदार हुए। साफ सुथरी बातें कही कि ये दोनों एक दूसरे के पटदार। यही गजनी में ही, काबुल के पास में ही गजनी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या, तो इन जब पटदार रहेंगे तो प्रतिद्वंदता चलेगी। तो दोनों में हिंदू शाही राजवंश और गजनी वंश में क्या चलती थी? प्रतिद्वंदता चलती थी। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि प्रतिद्वंदता हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम में काबुल तक, मतलब उत्तर पश्चिम से काबुल तक जो है हिंदू राजवंश शाही, यहाँ पर मैंने बताया। यही जस्ट बगल में वो आपका गजनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश के बारे में। ठीक है, अब आइए अब हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में कि मोहम्मद गजनवी ने कैसे कैसे मोहम्मद गजनवी का डेवलपमेंट होता है। देखिए, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाधियां लेता है मोहम्मद गजनी। दो उपाधियां इसकी हैं, गाजी और बुत्सिकन। ठीक, तो गाजी के बारे में पहले मैं बता दूं। जैसे गाजी क्या है कि जैसे कोई मुस्लिम राजा है। ठीक, अक्सर मुस्लिम राजा ही गाजी की उपाधि लेते थे। क्यों लेते थे? जब ये मुस्लिम राजा कहीं पे आक्रमण करके जीतते थे तो गाजी, गाजी की उपाधि लेते थे। यानी कि वो प्रसन्न होकर या अपने जीत के उपलक्ष्य में क्या क्या उपाधि लेते थे? गाजी, मतलब अपने आप को गाजी कहते थे। ठीक, जैसे हिंदू में हिंदू राजा जब जीतते थे क्या विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी। तो गाजी जो है, अच्छा, जब गाजी की उपाधि लेंगे या हिंदू राजा मतलब विक्रमादित्य की उपाधि, तो जो उपाधि लेता था वो अपने आप को मानता था कि मैं अपने धर्म का रक्षक हूँ। गाजी की उपाधि लिया, अब मैं अपने धर्म का रक्षक हो गया। विक्रमादित्य की उपाधि लिया, अब मैं अपने धर्म का रक्षक हो गया। ठीक, तो ये लोग जीत के अपने उसके उपलक्ष्य में अपने आप को गाजी, विक्रमादित्य, मुस्लिम सब गाजी, हिंदू सब विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे। ठीक, अच्छा, तो अच्छा आगे दूसरा है क्या? पहला तो गाजी आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद गजनवी ने एक उपाधि गाजी ली, क्यों ली ये भी मैंने बता दिया। दूसरा है बुत सिकन। अच्छा, बुत सिकन का मतलब होता है, बुत मतलब होता है मूर्ति और सिकन मतलब होता है तोड़ने वाला, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। बुत मतलब मूर्ति, सिकन मतलब तोड़ने वाला। यानी कि मोहम्मद गजनवी क्या करता था? मंदिर में जो मूर्तियां थी उनको तोड़ डालता था और तोड़ के क्या करता था? जो टूटा हुआ था उनको कसाईयों को दे देता था। कसाई उससे क्या मांस तौलते थे, कसाईयों को बेच देता था और वो उससे मांस तौलते थे। टूटी हुई मूर्तियों की, खंडित मूर्तियां जो होती थी, उससे कसाई जो है कसाईयों को दे देता था। कसाई सब क्या करते थे? मांस तौलते थे। अच्छा, ये मूर्तियां तोड़ता क्यों था? जैसे मोहम्मद गजनवी मूर्तियां क्यों तोड़ता था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में जो है मूर्ति पूजा नहीं है। आप जानते हैं इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद को मानता है। ठीक, तो जब इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है तो मूर्तियों को देखकर उनको जैसे क्या होता था? घृणा होती थी मूर्तियों से। मूर्तियों से क्या होती थी? घृणा। घृणा का मतलब ये है कि जैसे अ, इस्लाम धर्म की जो गलत व्याख्या करते हैं उस हिसाब से मूर्तियों से घृणा। ऐसा नहीं है कि इनको घृणा करनी चाहिए। ठीक, जो गलत व्याख्याएं लोग कर लेते हैं अपने अपने मन से ही कर लेते हैं गलत व्याख्या इस्लाम धर्म की, तो वो चीज गलत है। ठीक, तो ज्यादातर ये क्या करता था? घृणा भी कह सकते हैं, घृणा करता था तो मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे देता था तौलने के लिए। ठीक, बुत सिकन भी इसलिए है। जैसे आप बामियान में देखे होंगे, बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया गया। आप गूगल पे जाके सर्च करके बामियान बुद्ध मूर्ति सर्च करेंगे तो वहां दिखेगा, बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया गया। जाके देखिएगा तो समझ में आपको आएगा। तो ये हो गया गाजी और बुत्सिकन, दिमाग में आपको एकदम रख लेना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की कुछ लोग गलत व्याख्या करते हैं और गलत व्याख्या करके कहते हैं कि हम मूर्तियों को समझते हैं कि मूर्तियां तोड़ना ही हमारा मुख्य, जो कि गलत है।
अच्छा, मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 आक्रमण किए। 1000 एडी में इन्होंने आक्रमण किया। 1000 एडी से लेके 1027 तक में इन्होंने कुल 17 आक्रमण किए। अब आपको ये नहीं करना है कि 17वें आक्रमण की मैं सूची बनाऊंगा और मां कसम खाऊंगा और सारा रट डालूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। दो ही आक्रमण आपको दिमाग में रखने हैं। एक 16वां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक अंतिम वो भी महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। तो 1000 से 1025 26 1027 तक इसका काल रहा। ठीक, तो कुल 17 आक्रमण थे। और ये आप जान लीजिए कुल 17 आक्रमण थे। अभी आगे मैं बताता हूँ, पहले ये जान लीजिए कारण। कारण धन न कि साम्राज्य निर्माण। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया कि मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, लूटपाट किया और चला गया। मोहम्मद गजनवी आया, लूटपाट किया और चला गया। मोहम्मद गोरी आया, लूटपाट किया और चला गया। इन तीनों की कोई साम्राज्य निर्माण की नीति नहीं थी, बल्कि भारत से केवल धन धन की लूट ही करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मोहम्मद गजनवी आया तो धन की लूट, लालच के चक्कर में, न कि भारत में अपनी साम्राज्य निर्माण करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण देखिए। अभी इसको बताता हूं। सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण 16वां सोमनाथ पर। 16वां, 16 सोमनाथ, ऐसे आप याद कर लीजिए। 16वां आक्रमण सोमनाथ। इसमें तीन चीजें याद करनी है। 16वां भी याद करना है, कहाँ हुआ था, सोमनाथ पर भी याद करना है, किस वर्ष हुआ था, 1025-26 में हुआ था। और वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। जब मोहम्मद गजनवी ने वहां आक्रमण किया तो भीम प्रथम क्या छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो 1025-26 में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, 16वां आक्रमण था। ठीक, मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027 तक था। ठीक है, अब यहाँ देखिए चंदेल शासक विद्याधर से संधि। अब इसका क्या मतलब है? चंदेल शासक विद्याधर से संधि। चंदेल शासक विद्याधर थे। तो जब इनका मोहम्मद गजनवी से सामना हुआ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब इनका मोहम्मद गजनवी से सामना हुआ तो इन्होंने गजनवी को मोहम्मद गजनवी से बहुत जबरदस्त इनको रजिस्ट किया। मतलब इनसे भयंकर युद्ध, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ज्यादातर युद्धों को, सारा युद्धों को जीत लेता था। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया, चंदेल शासक विद्याधर ने क्या किया, ये उसको एकदम परेशान कर दिया मोहम्मद गजनवी को, और इसको संधि के लिए विवश कर दिया। संधि के लिए विवश कर दिया। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको आपसे पूछता है कहीं कहीं कि ये बताइए कि मोहम्मद गजनवी को किस शासक ने हराया? ये गलत है। हराया नहीं था, संधि के लिए विवश किया था। कहीं आप एथेंटिक बुक में नहीं देखेंगे कि हराया था ऐसा लिखा हो। ये लिखा होगा कि हाँ, मोहम्मद गजनवी को संधि के लिए चंदेल शासक विद्याधर ने विवश किया था। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा होगा हराया था। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि हराया था और लिखा रहा चंदेल शासक विद्याधर, तो आप टिक लगा देंगे विद्याधर को। ठीक, तो चंदेल शासक विद्याधर से संधि, चंदेल शासक विद्याधर ने संधि के लिए इनको विवश किया, अच्छा रजिस्ट किया था, इसलिए इनको संधि के लिए विवश किया, क्योंकि ज्यादातर युद्ध जो है गजनवी जीतता ही था। यही एक चंदेल शासक थे विद्याधर, जिन्होंने गजनवी को विवश कर दिया संधि के लिए। ठीक है, तो ये हो गया चंदेल शासक विद्याधर सर। अब देखिए 16, ये हो गया। अंतिम आक्रमण देखिए, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 17वां था। ठीक, तो ये क्या होता था? 17वां आक्रमण क्या, जाटों और खोखरों के खिलाफ हुआ। अंतिम आक्रमण जो 17वां आक्रमण था, ये जाटों और खोखरों के खिलाफ। जाट और खोखर कौन थे? ये भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे, ये भी एक तरह से लुटेरे ही थे। ठीक, तो जब मोहम्मद गजनवी के सैनिक आते थे तो ये क्या करते थे कि उनको परेशान करते थे, उन्हीं को लूट लेते थे। माने मोहम्मद गजनवी ये भी एक लुटेरे थे, लुटेरे को ही ये लुटेरे लूट लेते थे। ठीक, माने जो ये जाट खोखर ये भी लुटेरे थे, तो ये मोहम्मद गजनवी को ही लूट लेते थे। इससे परेशान हो गया मोहम्मद गजनवी, तो क्या किया कि अपना अंतिम आक्रमण जो है इन्हीं लोगों पे कर दिया। किस पे? जाटों और खोखरों पे।
लेकिन क्या हुआ कि जाटों और खोखरों के खिलाफ तो किया 17वां आक्रमण, लेकिन इनके जाटों और खोखरों की शक्ति को ये कुचल नहीं पाया, समाप्त नहीं कर पाया। और इसी प्रकार जब आप आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी, तो उसका भी अंतिम आक्रमण जो है जाटों और खोखरों के खिलाफ ही है, वो भी इनकी शक्ति को नहीं कुचल पाया। तो जाट और खोखर जो बड़े मजबूत, बड़े शक्तिशाली होते थे। आज भी आप देखेंगे जाट हैं जो खोखर हैं आज भी भारत में, तो वो अपने आप को, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो जाटों और खोखरों के खिलाफ इसका अंतिम अभियान था, लेकिन ये इसकी शक्ति को कुचल नहीं पाया। जाट और खोखर इनको ही लूट लिया करते थे, इसलिए परेशान होकर 17वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने इन्हीं लोगों के खिलाफ किया। ठीक। तो ये तो हो गया आपका मोहम्मद गजनवी की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास। अब अगर क्वेश्चन मोहम्मद गजनवी से आएंगे तो 15% क्वेश्चन मान लीजिए यहां से आएंगे, और 85% क्वेश्चन सांस्कृतिक इतिहास से आएंगे। मैंने कौन सी किताबें लिखी, इसके दरबार में कितने विद्वान थे, क्या क्या इन्होंने किया, ये इंपॉर्टेंट, ये 85% इंपॉर्टेंट है। 15% आपका जो मैं अभी बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, कौन कौन क्या क्या था। यहाँ पे मैंने लिखा है दरबारी विद्वान वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15%, तो ये 85%। तो मेन चीज ध्यान आप इसको देना, ये तो कहानी के रूप में मैंने आपको बता ही दिया है। तो दरबारी विद्वान वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए। इसमें एक दो तीन चार है, चारों के बारे में भी मैं बताता हूँ। पहला देखिए, पहला क्या है, अल बरूनी। क्या नाम है, अल बरूनी। तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ऑप्शन दे देगा अल बरूनी, उतबी, तमाम ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या आंसर होगा, अल बरूनी। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी किस शताब्दी में साथ आया। तो 10वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, ऐसा करके दे देगा। तो 1000 में तो मोहम्मद गजनवी आया, तो 1000 के बाद ही आए थे, तो यानी कि 11वीं शताब्दी में। ऐसे दिमाग में रीजनिंग से आपको दिमाग में रखना है। तो 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ भारत आया कौन, अल बरूनी। अच्छा, इसने एक किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या किताबुल हिंद, या तहकीकात ए हिंद, या तहकीकात हिंद, ये इसकी किताब का नाम है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई। किसमें, अरबी भाषा में ये लिखी गई। तो इस किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस किताब में इसने क्या क्या वर्णन किया है, उसको थोड़ा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। जैसे इसमें क्या लिखा है कि इसमें, इस किताब में अल बरूनी ने मोहम्मद गजनवी की राजनीतिक इतिहास, मतलब किसी भी राजनीतिक इतिहास का कुछ उल्लेख ही नहीं किया है। सामाजिक किया है, धार्मिक किया है, आर्थिक किया है, सारा उल्लेख किया है, लेकिन राजनीतिक इतिहास का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, ये दिमाग में आप पहला रखेंगे। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक का उल्लेख किया है, लेकिन राजनीतिक उल्लेख नहीं है। और इसी किताब में लिखा है कि हिंदुओं, मैंने अलबरूनी ने लिखा है, यानी अलबरूनी क्या कर रहा है, अलबरूनी लिखकर हिंदुओं व मंदिर स्थापत्य की आलोचना। ये कहता है, अलबरूनी कहता है कि हिंदू जो है अपने आप को, अपने देश को, कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे जैसा, उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं, ये कहता है। मैंने आलोचना करता है हिंदुओं की, कि हिंदुओं को लगता है, कहता है कि हिंदुओं को लगता है, इसी किताब में कहता है, हिंदुओं को लगता है कि इनके जैसा कोई देश नहीं, इनके जैसा कोई कहीं का विज्ञान नहीं। ठीक, ये चीज कहता है। ये भी कहता है कभी कभी, उसी इसी में कहता है कि जब दो ब्राह्मण आपस में आपस बैठते हैं तो बीच में कपड़ा वपड़ा लगा लेते हैं, तमाम आलोचना किया है। अब मंदिरों की क्या आलोचना किया, मंदिर स्थापत्य की क्या आलोचना किया है। ये बताता है कि उस समय के जो मंदिर हुआ थे तो धन के केंद्र हुआ करते थे इसीलिए बाहरी आक्रमणकारी आके उस मंदिरों को लूट ले। मैंने बताता था कि धन, या धन, लोग धन धान्य ज्यादा होता था, या धन का केंद्र हुआ करता था। ये मंदिर स्थापत्य का मतलब उसका आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन संबंधित नहीं, ये बताया है कि मंदिरों में पैसे आते थे, भ्रष्टाचार होता था। तो उसी से जो है, उसी के कारण जो है विदेशी आक्रमणकारी आके लूटते थे, ये वर्णन किया है।
चांडालों का भी वर्णन किया है, चांडाल थे जो भी है। ठीक। अच्छा, आगे एक चीज और देखिए, ये अल बरूनी यहाँ आके संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखा, पुराणों व गीता का अध्ययन किया। अच्छा, संस्कृत सीखा, पुराणों, तो ये पुराणों और गीता संस्कृत सीखा, इस जैसे अपने किताबुल हिंद में कोट करता है कि फला पुराण में ये इस चीज का वर्णन है, इस पुराणों को पढ़कर पुराणों का ही कोई श्लोक उठा के कोट करता है। ठीक है, ये दिमाग में आप रखेंगे। ये पहला मुस्लिम था, ये पहला मुस्लिम था जो पुराणों और गीता इस सब का अध्ययन किया। ठीक। तो अब ये अलबरूनी के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा अलबरूनी के बारे में नहीं है, आपको दिमाग में रखना है। ऐसे ही दिमाग में आप रखेंगे तो एकदम ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा इतिहासकार, ये चारों चारों जो दरबारी विद्वान हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अलबरूनी। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलबरूनी है, इसको दिमाग में आप रखेंगे। अच्छा, अगला है उत्वी, ये इनका दरबारी इतिहासकार था और इसने एक किताब लिखी है, किताब उल यामिनी, किताबुल यामिनी, बस इसको इतना ही दिमाग में रखना है। एक दरबारी इतिहास, दरबारी विद्वान है वैहाकी, इन्होंने क्या लिखा है? तारीखे सुबुक्तगीन। अब देखिए सुबुक्तगीन, यानी कि सुबुक्तगीन कौन था? मोहम्मद गजनवी का पिता था। तो इससे आप अनुमान लगाएंगे कि ये गजनी संबंधित या मोहम्मद गजनवी से संबंधित ये किताब होगी, क्योंकि उसका पिता था। ठीक है, तारीखे सुबुक्तगीन कहीं लिखा होगा, कहीं तारीखे तारीखे सीधे लिख दिया होगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, बैहाकी ने ये लिखा। और एक फिरदौसी की शाहनामा एक पुस्तक है, फिरदौसी की एक शाहनामा पुस्तक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब ये बचा है लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, सिक्के अरबी संस्कृत बहुभाषी बहुजाति सैनिक, इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा क्या इसका मतलब है। जैसे जैसे क्या होता था कि मोहम्मद गजनवी आया। ठीक। तो जब इनका इनका जो है ये इनका सामना जब राजपूतों से होता था, तो ये क्या करते थे कि जीते क्षेत्र को, जब क्षेत्र को जीते तो जो ये सिक्के जारी करते थे वो राजपूतों के ही सिक्कों को ठप्पा मार के जारी कर देते थे, अपने कोई नए सिक्के नहीं करते थे। से मैं आया आपके क्षेत्र में, आपको जीत लिया, तब आपके क्षेत्र में जो सिक्के चल रहे हैं उसी सिक्के पे मैंने अपना ठप्पा लगाया और उसको चालू कर दिया। तो आप देखेंगे कि एक ही सिक्के पे एक तरफ संस्कृत, एक तरफ अरबी, तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि एक तरफ संस्कृत क्यों है एक तरफ अरबी क्यों है। भाई, जीता तो ठप्पा लगाया अरबी में चला दिया, एक तरफ संस्कृत है ही। ठीक है, आगे अभी मैं आपको जब गोरी बताऊंगा, गोरी के बारे में, तो उसके सिक्कों पे लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। तो वो क्या है? लक्ष्मी जी की एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी, एक तरफ, तो ये क्या है? ये मतलब एक कोई राजपूतों के सिक्के थे, उन्हीं पे लोग ठप्पा मार के चला देते थे। ठीक। और सही में अगर असली सिक्का जो है, जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाएगा अगर कोई, तो वो है इल्तुतमिश। वो आगे आएगा, जब मैं आगे आएगा तो बताऊंगा मैं। शुद्ध अरबी के सिक्के कौन चलाएगा? इल्तुतमिश। ये लोग जो है राजपूतों के सिक्के पर ही ठप्पा मार के सिक्कों को चला देते थे। तो ये चीज देख के आपको घबराना नहीं है कि सिक्कों में एक तरफ अरबी एक तरफ संस्कृत लिखा रहता है, तो क्यों है क्या है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब बहुभाषी व बहुजाति सैनिक का मतलब, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे पहले क्या होता था, तो उस काल में, मध्यकाल में क्या होता था कि जैसे जो जो धर्म था, और जो धर्म था, उस धर्म को राजनीतिक रूप में लोग प्रयोग करते थे, धर्म को धार्मिक रूप में प्रयोग नहीं करते थे, धर्म को राजनीतिक रूप में उपयोग करते थे। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आज कोई हिंदू राजा है, ठीक, अब भाषण दे रहा है, खूब भाषण दे रहा है। ठीक। अब भाषण देते देते आते ही
जनता इकट्ठा हो गई, आते ही जय श्री राम करने लगा। तो क्या हुआ, जनता का मनोबल उठाने के लिए, जैसे क्या हुआ कि जब बाबर आया तो उसका जब सामना राजपूतों से हुआ तो उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा क्यों दिया, उसकी सेना का मनोबल डाउन हो रहा था, उस मनोबल को उठाने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया। जैसे आज के लोग करते हैं, हिंदू राजा ऐसे आज करते हैं कि संख्या जुटी, अब उनका उत्साहित करने के लिए जय श्री राम, पूरा जनता उत्साहित हो गई। ठीक, इसी प्रकार मुस्लिम राजा जिहाद का नारा देकर उनको उत्साहित करते थे। ठीक, तो पहले जो सैनिक होते थे उन वो धर्म के आधार पे, राजनीति में राजनीतिक रूप से धर्म के आधार पे उनका वो पैसे लेके अपना चले जाते थे। उनका कोई राष्ट्रवाद ऐसा कोई चीज नहीं था कि राष्ट्रवाद या, ठीक है, पैसे से पैसा दिया मैंने, आपको भर्ती हुआ फिर आगे बढ़ा, इस टाइप के। ठीक है, तो कोई राष्ट्रवाद जैसा नहीं, पैसा से ही सारा इनका। तो इसीलिए हिंदू राजा में मुस्लिम सैनिक, मुस्लिम राजा में हिंदू सैनिक, ये सम्मिलित रहते थे। इससे इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना क्यों सम्मिलित रहते थे। क्यों सम्मिलित रहते थे, क्योंकि उस समय धर्म धर्म को लोग किस रूप में उपयोग करते थे, राजनीतिक रूप में उपयोग करते थे। और आज भी वही करते हैं लोग, आज भी नेता लोग यही करते हैं, धर्म को राजनीतिक रूप में जोड़ के उसका उपयोग करते हैं। पहले भी करते लोग थे, और पहले पैसा से भी हो जाता था, पैसे सैनिक लिए काम की, मुझे पैसा चाहिए, मैं आपका काम किया फिर दूसरी जगह। ठीक, तो इसलिए हिंदू राजा में मुस्लिम सैनिक, हिंदू सैनिक सब, इसी तरह मुस्लिम राजा में मुस्लिम सैनिक, हिंदू सैनिक भी रहा करते थे। तो इस चीज को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिक्के हैं बहुभाषी बहुजाति, बहुभाषी बहुजाति सैनिक, मतलब समझ गए होंगे आप कि इसके मोहम्मद गजनवी में के सैनिकों में बहुभाषी बहुजाति सैनिक थे तो क्यों थे, कैसे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया, ये इतना है ही है मोहम्मद गजनवी। ठीक, तो मोहम्मद गजनवी होता है समाप्त। इसमें आपको ये वाला पार्ट जो है दरबारी विद्वान वाला पार्ट, इसको आपको दिमाग में एकदम रखना है। इसको आप बस इसमें 16वां आक्रमण ये सब दिमाग में रख लीजिए बस। लेकिन इसका जो ये दरबारी विद्वान वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अलबरूनी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। तो भाई मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनवी हो गया, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद 175 साल बाद कौन आएगा, कौन आएगा, मोहम्मद गोरी। तो आगे हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।